हेलो दोस्तों, मैं आपके जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं और हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसमें नए राजा और उनके राज्य। हमारा शीर्षक है चैप्टर का नए राज्य और उनके राज्य, कि नए राजा जो बनते हैं और उनके राज्य काज कैसे चलता है, क्या वह जो है राज्य काज चलाने के लिए क्या धन लूटते हैं, या कैसे अपने साम्राज्य में जो लोग हैं, शिल्पकार होंगे, कर्मकार करने वाले होंगे, किसान होंगे, उनसे किस प्रकार से टैक्स लेते हैं, कैसे टैक्स के रूप में उपहार लेते हैं, उन सब से कैसे चलता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। तो ये जो होगा, हम ये पार्ट 2 इसका अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 जो है आप चैनल से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं धन के लिए युद्ध, कि धन के लिए युद्ध जो होता था, राजा महाराजा जो है कैसे धन के लिए युद्ध करते थे। अब देखिए यहाँ पे है कि प्रत्येक शासक, जितने भी शासक थे, राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। मतलब राजा जो हुआ करते थे एक विशेष क्षेत्र पर ही अपना क्या करते थे, राज करते थे। साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को चलाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि यदि अपने खेत को बढ़ाना होता है तो एक दूसरे की डाँडों को हम क्या करते हैं, काटते जाते। वैसे क्या था कि राजा महाराजा जो थे अपने एक निश्चित क्षेत्र तो उनका था ही, साथ ही साथ जो है दूसरी के अधिकार को क्या करना चाहते थे, अपने अधिकार में मिलाना चाहते थे। तो कैसे मिलाते, वे दूसरे पर नियंत्रण करने का प्रयास करते। जैसे एक विशेष रूप में हम देखें कि वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। अब जो है आप कमेंट करके बताएंगे कन्नौज जो है किस राज्य में पड़ता है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, चूंकि लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष हुआ करते थे और इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कहा है, ठीक है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इतिहासकारों ने क्या कर दिया, इसे लिख दिया। तो हमने देखा गंगा घाटी में जो कन्नौज नगर है उसमें किसका किसका शासन था, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि देखिए सुल्तान क्या है। हम जनरली जो है सुल्तान शब्द सुनते हैं। सुल्तान जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या मतलब क्या होता है, शासक। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, अफगानिस्तान के गजनी, ठीक ना, मतलब गजनी जो है कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो वहाँ का सुल्तान जो है महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने 997 ईस्वी से लेकर 1030 तक शासन किया। किसने, सुल्तान महमूद ने। कहाँ के शासक थे, वह थे आपके गजनी, और गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान में। और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। महमूद देखिए अपना विस्तार कहाँ तक किया, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह हर साल क्या करते थे, महमूद जो थे, सुल्तान महमूद जो था, वह हर साल उपमहाद्वीप पर क्या करता था, अपना हमला करता था, ठीक ना। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, मतलब धन के लिए लूटता था, धन के लिए क्या करता था, लूटता था। गजनी का ये सुल्तान जो है महमूद गजनवी, ठीक है, जो अफगानिस्तान का निवासी था, वह क्या करता है, हर साल एक जो है उपमहाद्वीप के मंदिरों पर क्या करता है, हमला करता है। वो उपमहाद्वीप पर हमला करता है और उपमहाद्वीप पर हमला करने के साथ साथ जो है वह किसको निशाना बनाता था, तो वह जितने भी संपन्न मंदिर थे उसको वह अपना निशाना बना लिया करता था। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर जिसका नाम क्या है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, ठीक ना। सोमनाथ मंदिर किस देश में स्थित है, तो भारत में है। महमूद गजनवी जो था, ठीक ना, वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। देखिए महमूद गजनवी जो है वह सोमनाथ मंदिर पर भी क्या करता है, आक्रमण करता है। यह जो है 17 बार क्या किया, आक्रमण करता है। यह 17 बार जो है महमूद गजनवी कहाँ किया आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। और 17वीं बार जो है इस मंदिर को
खूब लूटता है, धन यहाँ से खूब लूटता है और महमूद वहाँ से धन उठा कर लेके चला जाता है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च करता है। इस मंदिर को लूट करके लेकर जाता है और गजनी में जो है ठीक ना एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में क्या करता है, खर्च कर देता है। राजधानी बनवाता है और उसमें सारे पैसे क्या करता है, खर्च कर देता है। महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद जो गजनी का शासक है, अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को एक उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। मतलब अलबरूनी को जो बुलाता है और अलबरूनी जो है इस महमूद गजनवी की बुलावे पर चला जाता है और महमूद गजनवी कहता है कि तुम उपमहाद्वीप की एक लेखा जोखा जो है ठीक ना उसका तैयार करो, तुम उसमें लिखने का काम करो। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल हिंद, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अलबरूनी जो महमूद गजनवी के बुलावे पर आता है और उसके द्वारा सौंपे गए लेखा जोखा को तैयार करने के लिए क्या करता है कि वह संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लेता है कि क्या मैं कैसे लिखूं और क्या करूं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं से चहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। मतलब युद्ध तो करते थे, वो भी धन लूटते थे। कौन? चहमान, जिसको चौहान के नाम से जाना गया। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। कौन? चहमान वंश, मतलब चौहान वंश के राजा। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अब देखिए, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192 तक रहा, शासक बना रहा, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि चौहान वंश जो थे, चौहान शासक जो थे, उनका जो था विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक ना। तो उन्होंने पश्चिम और पूर्व के नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है, यहाँ से देखिए। और गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी क्षेत्र के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। किसको? पृथ्वीराज चौहान, मतलब तृतीय को। और वह जो टक्कर लेता किस लिए है? वह चाहता था कि मैं धन लूटूं और जो है अपने साम्राज्य का विस्तार भी करूं। उसके बाद होता क्या है, देखिए, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक एक अफगान शासक को 1991 में हरा दिया। कौन? मोहम्मद गोरी और इसके बीच क्या बोलते हैं, मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच जो होती है लड़ाई होती है। लड़ाई जो होती है 1191 में, और इसमें जो है गोरी को हरा देता है। लेकिन दूसरे ही साल, है ना, 1192 में उसके हाथों हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? हारा जाता है। अब बताएंगे कि 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच और 1192 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था और उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आइए हम देखते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। कांस्य मूर्ति कला कैसे सीखा गया, ठीक है। और आप बताएंगे कि कांसा किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है। कांसा जो है किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम में एक बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। मतलब राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा एक बनाया गया, कहाँ पे? तंजावुर में बनाई गई मूर्ति है, ठीक है ना। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र है। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। अब देखिए, इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आज हम देख रहे हैं कि अनेकों देश जो है, जैसे मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री जो है, कहीं ना कहीं वो मूर्तियों की स्थापना कर रहा है, जो है मूर्ति स्थापित कर रहा है। जैसे सऊदी में देखा गया कि राम मंदिर का निर्माण किया गया। जो है अमेरिकन में देखा जा रहा है कि जो है वह
जी की मूर्ति की स्थापना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देखिए, वो कहीं पूजा अर्चना की आस्था से नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वो जानता है कि जो हमारे पर्यटक हैं, जो भक्त हैं, वह जो है क्या करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ जब आएंगे एक पर्यटक के रूप में आएंगे तो उनसे हमें क्या होगी, आर्थिक लाभ मिलेगी। तो देखिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। चोल वंश की सबसे कांस्य की जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो सबसे उत्कृष्ट हुआ करती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो बनती थी देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब यहाँ पे देखते हैं कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई कैसे हुआ करती थी। नए राजा और राज्य में लोग जो थे वो कृषि और सिंचाई के लिए क्या व्यवस्थाएं करते थे। देखिए चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। जैसे उन्होंने क्या किया कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या होती है, यह कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से वह पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये शाखाएं बार बार पानी को क्या करती है, उलझती रहती है, मतलब बहाती रहती है। यहाँ पर देखते हैं कि जो कावेरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, ठीक है, वो क्या होती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है और वो पानी उलझते रहते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो कावेरी नदी की जो शाखाएं हैं उनके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाता है, मिट्टी जो होती है उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। अब जब उपजाऊ मिट्टी बन जाती है तो शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए क्या है, आवश्यकता मुहैया करा देता है। मतलब चावल जो है विशेष रूप से चावल के लिए क्या होती है, वह उपलब्ध हो जाती है, मिट्टी इतनी अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। अब देखिए तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, लेकिन 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है कावेरी नदी के जो है कई शाखाओं में क्या हो गई, बट गई और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो गई। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से चावल की फसल उगा सकते हैं। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और एक दूसरे ज़मीनों में समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे। जो डेल्टाई क्षेत्र था, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि डेल्टा क्या होती है और भारत का सबसे बड़ा जो है या सबसे बड़ा डेल्टा कौन है और डेल्टा कौन बनाती है। अब देखते हैं सिंचाई के लिए राजाओं ने क्या किया। फसलों की सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप भी करना जरूरी था, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि हम प्राकृतिक रूप से जो है निर्भर नहीं रह सकते थे, क्योंकि बरसात नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी, समय से पानी नहीं मिल पाता था। इसलिए कृत्रिम रूप से क्या होता था, सिंचाई करना, सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप जो था वो बहुत ज़रूरी हो गया था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी, कई जो है तो तरीके अपनाए जाते थे। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे गए, कुछ इलाकों में क्या कर दिए गए, कुएँ खोद दिए गए। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, तालाब बना दिए गए। देखिए जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, इनके कामों की देखरेख करना और अन्य तय पानी का बंटवारा जैसे किया जाए। ज़्यादातर शासकों जो थे साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। मतलब राजा जो थे एक्टिव थे और साथ ही साथ जो थे गांव में जो लोग थे वह राजा के साथ जो थे मिल करके अपनी एक्टिव, मतलब जो थे इतनी एक्टिव थे कि राजा जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए, राज्य की वृद्धि और विकास के लिए जो है हमें मिलकर एकजुट होकर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। देखिए प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियाँ क्या कहते थे, उर कहते थे। सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, ठीक है ना। किसानों की बस्तियाँ जो थी सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता था। मतलब जो गाँव समृद्ध हो गए थे, जो उर था वह बहुत समृद्ध हो गया था, और समृद्ध हो गया था तो उसको हम नाडू कहते थे। क्या कहते थे, नाडू। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी प्रशासनिक इकाई का कार्य करते थे। तो प्रशासनिक इकाई का देखिए साम्राज्य का प्रकाश शासन कैसा था कि जो उर था, जो किसानों की बस्तियाँ थी, जो बहुत ज़्यादा सुख विकसित और समृद्ध हो गई थी, जो धन धान्य से परिपूर्ण हो गई थी, तो उसको उर कहा जाने लगा और वह उर को हम नाडू भी कहते थे। और नाडू और ग्राम परिषद और नाडू जो थे न्याय करने लगे थे, क्योंकि समृद्ध हो गए थे, समाज में उनको एक क्या मिल गया था, स्थान मिल गया था। तो जब स्थान मिल गया था तो ये भी जो थे प्रशासनिक इकाई का कार्य करते थे। देखिए यहाँ पे आती है कबीरलाल जाति।
के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल ठीक ना हो गया था। वेल्लाल जाति के धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार, जो केंद्रीय चोल सरकार थी वे वेल्लाल जाति के धनी किसान हुआ करते थे ठीक ना, उनको क्या करते थे कि सरकार की देखरेख में नाडू के काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल कर लिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन मतलब क्या है, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, उसको मुवेंद वेलन है। अब मुवेंद वेलन क्या होता है, तो अब बताएंगे 3 राजाओं को सेवा देने वाला या सेवा देने वाला वेलन या किसान को मुवेंद वेलन कहा जाता है। अरियार क्या होता है, मतलब प्रधान जैसी उपाधियों से उनको क्या किया गया, राजकीय पद सौंपे जाते थे। तो आप देखिए अब क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि मुवेंद वेलन क्या होता है, उर क्या होता है, नाडू क्या है, ठीक है ना, नाडू क्या है, और साथ ही साथ जो है ये अरैयार जैसे उपाधियाँ क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही क्वेश्चन जो है मिलेंगे। देखिए भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। चोल अभिलेख में भूमि के विभिन्न कोटि, जैसे वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि में, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को हम वेलन वगाई कहते हैं। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्राह्मण देय कहते हैं। साथ ही साथ क्या है, साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को हम क्या कहते हैं, साला भोग कहते हैं। देवदान तिरुनमट्टुक्कनी, ये भूमि क्या इस प्रकार की भूमि है, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को हम देवदान या तिरुनमट्टुक्कनी कहते हैं। पलिच्चदम, जैन स्थानों को दान में दी गई को हम पलिच्चदम भूमि कहते हैं। अब देखिए ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेर ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। अब कैसे आ गई, तो जब लोग उनको भूमि दान देने लगे तो धीरे धीरे ब्राह्मण जो है आकर क्या करने लगे, बसने लगे, ठीक है, और धीरे धीरे उनकी क्या हो गई, बस्तियां बन गई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। अब देखते हैं तांग वंश के युग का चीन, तांग वंश के युग का चीन कैसा था, तांग वंश के समय में चीन कैसा था। देखिए चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। चीन में तांग राजवंश जब था तो उस समय एक साम्राज्य का उदय होता है जो लगभग 300 वर्षों तक, मतलब 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। मतलब सियान जो थी किसकी राजधानी थी, ठीक है। और चीन के समय जो है तांग वंश जो है किस देश में था, तो हमने देखा कि सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। हमने देखा कि चीन में तांग राजवंश था जो स्थापित होता है और लगभग 300 सालों तक क्या करता है, शासन करता है और सत्ता में रहता है। उसकी राजधानी जो बनाई जाती है वह सियान बनाई जाती है और यह सियान जो है दुनिया का सबसे बड़ा नगर में से एक नगर था। और यहाँ पर लोग कहाँ से आते थे, ईरान, तुर्की, भारतीय, जापानी और कोरियाई जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को प्रशासित कर दिया गया, उसको क्या करता था, वह परीक्षा के माध्यम से नियुक्त करता था। अब इन परीक्षाओं में क्या करता, हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही, ठीक है ना, 1911 तक क्या रही, कायम रही।